हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय कक्षा 10 का गणित है, जिसमें अध्याय 14 है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स। तो दोस्तों, यह वीडियो हमें जो है एक बच्चे का कमेंट आया था कि जो है सर जी आप कक्षा 10 का जो अध्याय 14 है सांख्यिकी, उस पर आधारित वीडियो बनाएं। तो दोस्तों हम जो है सोचे कि चलिए बच्चे का अगर जो ये मांग है तो मांग ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो हम जो है आज शुरू कर दिए हैं सांख्यिकी कक्षा 10 की गणित से संबंधित जो है ये अध्याय है। कक्षा 9 में भी ये पढ़ाया जाता है, मतलब ये समझिए 6 से ही लेकर जो है पढ़ाया जाता है। अलग अलग अध्याय जो है, अध्याय का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन 9 और 10 में दोनों में इस लेसन का नाम यही है सांख्यिकी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सांख्यिकी के बारे में जो है पहले कुछ जान लेते हैं, और उसके बाद में जो है तब हम लोग जो है इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली के अनुसार अलग अलग जो प्रश्नावलियाँ रहेंगी इस अध्याय में, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी जो है यानी स्टैटिक्स की जो है परिभाषा जान लेते हैं कि सांख्यिकी कहते किसे हैं, ठीक है ना। चलिए, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, तो इसकी परिभाषा क्या है। तो सांख्यिकी जो है बच्चों, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं उसे सांख्यिकी, ठीक है ना, कि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक लाइन और लिखा है, भिन्न भिन्न संदर्भों में शब्द स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, ठीक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आया है, जब हम सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ रहे थे तो इसमें एक शब्द आया था आंकड़ों या आंकड़ा या आंकड़े, ठीक है ना, ये शब्द आया था। तो हमने सोचा कि इसका भी जो है अर्थ आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए देखिए, आंकड़ा या आंकड़े का अर्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेटा, ठीक है ना। तो चलिए, इसका परिभाषा क्या है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े डेटा कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है, आंकड़े मुख्यतः दो तरह के होते हैं। जैसे अभी आंकड़े आप जान लिए किसे कहते हैं। तो आंकड़े जो है कितने तरह के होते हैं, तो जो आपके कक्षा 10 में पढ़ना है उसमें मुख्य रूप से दो ही तरह के आंकड़े आपके हैं, एक वर्गीकृत, एक अवर्गीकृत, ठीक है ना। तो यहाँ दो तरह के तो आंकड़े हैं, लेकिन आपको जो है इस अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों पर सवाल लगाना है, ठीक। अवर्गीकृत आंकड़े अक्सर इससे निचले क्लासों में पढ़ाए गए हैं, वर्गीकृत भी पढ़ाए गए अवर्गीकृत, लेकिन यहाँ पर हमें जो है केवल ये 2 नंबर जो वर्गीकृत आंकड़े हैं इनके आधार पर जो है सवालों को लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो है इसको आप नोट कर सकते हैं, ताकि जो है कभी मान लीजिए परीक्षा में इस परिभाषा पर भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय हो गए, या 1-2 नंबर में लिखने के लिए कह दिया गया कि आंकड़े किसे कहते हैं या सांख्यिकी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लें आप लोग। बच्चों, इस अध्याय में जो है, इस अध्याय में हम जो है माध्य यानी कि मीन, जिसको समांतर माध्य भी कह सकते हैं, माध्यक यानी मीडियन, जिसको माध्यिका कहा जाता है, व बहुलक मोड, ठीक है ना, का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणाओं पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों जो त्वरण कहलाती है को किस प्रकार खींचा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें बच्चों हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पर जो है इस अध्याय के अंतर्गत हम आपको बताएं कि जो है 3 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले जो है माध्य, उसके बाद में माध्यक और बहुलक। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले टॉपिक पर आधारित सवाल वो होगा माध्य पर आधारित सवाल, यानी कि मीन पर, ठीक है ना। तो माध्य ज्ञात करने की विधियाँ कितनी हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर माध्य ज्ञात करने की कुल 3 विधियाँ हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि पहला, ठीक है ना, और दूसरा है कल्पित विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि, ठीक है ना। अब प्रत्यक्ष विधि का जो है सूत्र क्या होता है, जैसे अगर जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वर्गीकृत आंकड़े और उसका जो है माध्य निकालना है, तो आप जो है प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं,
और कल्पित विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप पग विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं। तीनों से आंसर वही आएगा। लेकिन अंतर क्या होता है दोस्तों, कब हम प्रथम विधि का इस्तेमाल करेंगे, कब द्वितीय का यानी कल्पित विधि का, कब पग विचलन विधि का। तो बच्चों जैसे अगर जो आंकड़े जो है सरल दिए रहते हैं, मतलब आसान रहते हैं, जहाँ एफ आई एक्स आई का जो गुणनफल आता है, या एफ आई एक्स आई जो है छोटे छोटे जो है संख्याएं हैं, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से निकाल लेते हैं। और जैसे जैसे कैलकुलेशन लंबा होता जाता है तो उसको सरल बनाने के लिए कल्पित विधि का प्रयोग करते हैं, फिर उससे सरल बनाने के लिए जो है क्या करते हैं, पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो सवाल में हम लोग जो है इन तीनों विधियों में से जो उपयुक्त समझेंगे, जैसा सवाल रहेगा उसके अनुसार उस विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम पहली विधि का सूत्र जान लेते हैं क्या है, और बाकी तो हम लोग अभ्यास में इन सूत्रों का उपयोग करेंगे ही। तो पहली विधि का जो सूत्र है वो एक्स बार को कहते हैं क्या, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, दिए गए आंकड़ों का माध्य। तो एक्स बार यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है ना। इसके बाद में द्वितीय विधि जो कल्पित विधि से निकालेंगे माध्य अगर जो, तो उसका सूत्र क्या होता है, एक्स बार यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है ना। फिर तीसरी विधि जो पग विचलन विधि है, इसका सूत्र होता है बच्चों एक्स बार यानी कि माध्य बराबर ए प्लस जो है सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है ना। अब इसमें तीनों सूत्रों में जितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं उनका हम आपको अर्थ बता देते हैं, लिखे हैं। चलिए देखिए, एक्स बार तो आपको पहले ही बता दिए कि दिए गए आंकड़ों का माध्य होता है, एक्स बार मतलब दिए गए आंकड़ों का माध्य। ठीक है। सिग्मा जो है एक ही प्रकार की राशियों का योगफल दर्शाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ एफ आई एक्स आई मतलब जो उसका गुणनफल आएगा, सभी पदों के गुणनफलों का योग जो होगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। ठीक, यानी सिग्मा जो है क्या है, योगफल को दर्शाता है। जैसे सिग्मा एफ आई लिखा है तो यानी कि बारंबारता में जो मतलब आपका बारंबारता होता है, सभी पद बारंबारता वाले, उनका योगफल सिग्मा एफ आई कहलाता है। तो चलिए, यहाँ सिग्मा मतलब योगफल और एफ आई मतलब बारंबारता, यानी दिए गए आंकड़ों की जो बारंबारता दी गई रहती है वर्गीकृत आंकड़े में। ठीक है ना। और उसके बाद में एक्स आई मतलब होता है वर्ग चिन्ह या मध्यमान कह सकते हैं, यानी जो है वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका जो वर्ग चिन्ह होता है उसको एक्स आई से लिखा जाता है, या उसको मध्यमान कह सकते हैं। ठीक है ना। ए का मतलब यहाँ होता है कल्पित माध्य। ठीक है ना। जो ये है कल्पित माध्य या एक्स आई या एक्स आई का मध्य मान, ए को कहते हैं कल्पित माध्य कहें या एक्स आई का मध्यमान कहें। ठीक है ना। एक्स आई का क्या कहें, मध्य मान कहें। और विस्तृत समझ पाएंगे आप जब इन सूत्रों का उपयोग सवालों में करेंगे लगाते समय। फिर यहाँ डी आई का मतलब होता है एक्स आई से विचलन, अर्थात एक्स आई माइनस ए। ठीक है ना। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। ठीक। इसके बाद में एच का मतलब होता है वर्ग माप। ठीक है ना। अब ये यू आई जो है इसको हिंदी में अगर जो समझें तो कहते हैं एक्स आई से विचलन बटा वर्ग माप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों के बारे में जो है जान लिए सूत्र, और उनमें जो प्रयुक्त अक्षर हैं, संकेतांक हैं, उनका हम लोग अर्थ समझ लिए। अब हम लोग जो है इस अध्याय पर आधारित जो प्रश्नावली रहेंगे उसमें जो सवाल रहेंगे उनको हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं प्रश्नावली 14.1 का। तो इसमें पहला सवाल जो है बच्चों दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पौधों की संख्या दिया गया है 0 से 2 यानी 0 से 2, और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, यानी 0 से 2 पौधे कितने घरों में है, एक घर में मान लिया जाता है कि 0 से 2 पौधे। अब जो है 2 से 4 पौधे कितने घरों में है, 2 घरों में। ठीक। 4 से 6 पौधे कितने घरों में है, एक घर में, और 6 से 8 पौधे 5 घर में। ठीक। तो इन सभी जो है जो ये आंकड़े दिए गए हैं इनका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। ठीक। और इसके साथ साथ यह भी बताना है, माध्य कह रहा है प्रश्न, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। ठीक है ना, और क्यों। ठीक। तो कह रहा कि आप किस विधि का प्रयोग किए माध्य ज्ञात करने के लिए और क्यों किए। तो चलिए बच्चों, ये पहला सवाल है। हम आपको माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां बताए हैं, जिसमें पहली विधि प्रत्यक्ष विधि है, और दूसरी विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि है, और तीसरी है पग विचलन विधि। तो सबसे पहला सवाल है, इसलिए हम इसको जो है सबसे पहली विधि से लगाएंगे। तो सबसे पहला विधि क्या है,
प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है बच्चों, यहाँ जो है ये तो पौधों की संख्या हो गई सब जो ये दिया था ये लाइन, और ये घरों की संख्या हो गई। घरों की संख्या मतलब बारंबारता, और ये पौधों की संख्या जो दी गई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये वर्ग अंतराल है। यहाँ जो घरों की संख्या है ये बारंबारता है, इसको FI लिखते हैं, ठीक है ना, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसके बाद में एक कॉलम और हमें यहाँ बनाना पड़ता है, एक और एक दो, जिसमें ये जो पहला ये कॉलम है यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे तीसरा कॉलम है वर्गमाप, जिसको आप कह सकते हैं मध्यमान। किसका मध्यमान? ये जो वर्ग अंतराल होता है इसका मध्यमान यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। मध्यमान मतलब आधा, आधे पर जो पड़ता है, ठीक। और इसके बाद फिर FI और XI, इसको XI कर लेते हैं, वर्गमाप को XI लिखा जाता है। और इसके बाद में फिर FI और XI का जो है गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा। तो चलिए मध्यमान निकालते हैं। तो यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे जब आप, तो 2 ही प्राप्त होगा, और 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। मध्यमान जो है, जो ये वर्ग अंतराल होती है, इसकी निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा का योगफल करके आधा कर दिया जाता है। तो 0 और 2 का योग कितना होगा? 2 होगा, और उसका आधा क्या होगा? 1 होगा, ठीक। तो यहाँ 1 हो गया, ठीक। अब देखें यहाँ पर 2 और 4 छा का आधा कितना होता है? 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगली लाइन में 3 हो जाएगा। फिर जो है 4 और 6 10 का आधा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 8 6 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। 10 8 18 का आधा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 और 10 और 12 का योगफल कितना हो जाएगा? 22 का आधा 11 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद में ये जो है 26 हो जाएगा। 14 12 26 का आधा कितना होता है? 13 होता है। तो ये हो गया मध्यमान। क्या हो गया? मध्यमान XI। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा है? FI XI। तो यानी FI ये जो बारंबारता है प्रत्येक पद से XI के प्रत्येक पद का गुणा करके यहाँ रखेंगे। तो 1 एकन्ने कितना होता है? 1 एकन्ने 1, और 2 तियां कितना होता है? 6, 1 पच्चे 5, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। और 6 9 54, ठीक। और फिर 2 और 11 का गुणनफल 22, ठीक है ना। इसके बाद 3 और 13 का गुणनफल 39, कितना हो जाएगा? 39। अब यहाँ ये लिखा है सिग्मा FI, सिग्मा योगफल को दर्शाता है, हम पहले बता दिए। तो यानी FI का योग करिए, तो FI कितना हो जाएगा? 2 देखिए 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 2 17, और 17 और 3 कितना हो जाता है? 20। तो ये क्या हो गया? सिग्मा FI हो गया 20। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सिग्मा FI XI, यानी कि जो है FI XI के सभी पदों का योगफल लिखेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? चलिए 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21 2 23, 23 9, 23 9 कितना हो जाता है? 23 9 32 के 2, 32 के 2, ठीक है ना। अब कितना हमारा हासिल बचा? 3 बचा है, 3 बचा है, ठीक। चलिए यहाँ से जोड़ेंगे 3 5 8 2 10 3 13, और 3 यहाँ से कितना हो गया? 16। तो हमारा जो है सिग्मा FI XI कितना आ गया? 162। तो जो है समांतर माध्य बराबर क्या होता है? चूंकि समांतर माध्य बराबर या x बार बराबर क्या होता है बच्चों? x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI और बटा सिग्मा FI होता है, ठीक। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे मान ये वाला 162, ठीक है ना। तो 162 बटा कितना? ये वाला 20 सिग्मा FI, ठीक है ना। तो 20 से आप इसको काटेंगे तो 20 कई बार में कट जाएगा? ये देखिए 20 एकन्ने 20 हो गया, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, ठीक। 2 बचेगा, तो दशमलव लगा के जब आप 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 एकन्ने 20, यानी कि आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 8.1, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पूछा गया था? पूछा गया था प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं प्रति घर, यहाँ लिख सकते हैं इसलिए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1 पौधे, ठीक है ना। इतना आपका आंसर हो गया, ठीक। अब एक बात और पूछा है, यहाँ देखिए जो ये दिया था चार्ट आंकड़े, उसके नीचे माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो माध्य ज्ञात करने की हम लोगों ने किस विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है ना, पहली विधि। और जो है क्यों प्रयोग किया? क्योंकि यहाँ FI और XI के मान जो है, देखिए FI का मान भी न्यूनतम में दिया है, मतलब छोटे पदों में, छोटी संख्याओं में। XI भी हमारा बहुत बड़ी संख्याओं में प्राप्त हुआ है, इसलिए जो है हम लोग क्या किए, जो है माध्य ज्ञात करने की प्रथम विधि यानी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। तो दोस्तों अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना।
तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 14.1 का। और एक चीज़ और बता दें बच्चों आप लोगों को कि ये जितने सारे सवाल इस जो है कक्षा 10 में या 9 में पढ़ाया जाएगा आपको, 6 से लेकर आप मान लीजिए कि 12 तक जो भी सवाल हम बताएंगे जिस भी क्लास का, तो वो सरकारी किताब जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा चलाया जाता है या बेसिक में 6 से 8 तक चलाया जाता है, उन्हीं किताबों का सवाल आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके बाद ये सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा हर क्लास का, तो अतिरिक्त राइटर का किताब और दूसरे प्रकाशन की किताबों का सवाल मिल पाएगा। पहले आपको सरकारी किताबों का सवाल ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है ना। दैनिक मजदूरी रुपयों में है 500, 500 से 20, 520 से 540, 500 से 520 रुपये प्रति जो है दैनिक यानी प्रतिदिन 12 मजदूर लगभग कमाते हैं, 12। और 520 से 540 14 मजदूर कमाते हैं। और 540 से 560 जो है ये बीच में 8 मजदूर कमाते हैं। 560 से 580 रुपये जो है रोज डेली 6 मजदूर कमाते हैं। 580 से 600 रुपये प्रतिदिन जो है 10 मजदूर कमाते हैं। तो कह रहा है प्रश्न में, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा उपयुक्त विधि मतलब तीनों विधियों में से कोई भी विधि हम जो है लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है हम लोग बच्चों देखिए, पहले सवाल में प्रत्यक्ष विधि पहली विधि का उपयोग किए। इस सवाल में हम लोग जो है थोड़ा इसके जो वर्ग अंतराल दिए हैं ये भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और एफ भी थोड़ा बड़ी संख्याएं हैं, ज़्यादा है, एक्स भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि का उपयोग इस सवाल में करेंगे। और इससे क्या होगा कि आप दूसरी विधि का भी आपको ज्ञान हो जाएगा किस तरह से दूसरी विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो दूसरी विधि में भी पहले एक्स निकाल लिया जाता है। तो एक्स जब निकालेंगे इसमें, तो एक्स क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसके निम्न पद और उच्च पद का योगफल का आधा। तो 500 और 520 1020 हो जाता है, तो उसका आधा कितना आ जाता है, 510 आ जाता है। 510 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है यहाँ 520 और 540 हो जाएगा 1060, 1060 का मतलब 530 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 530 हो जाता है। अब देखिए 10 से यहाँ कितना बढ़ा, 510 से 20, तो 20 फिर बढ़ जाएगा इसमें। अब आप कुछ करना नहीं, ये हो जाएगा 550। फिर अगला हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, इसमें भी जो है 20 और बढ़ा दीजिए, 520 और बढ़ा देंगे 570 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें अगले में 5 बढ़ा देंगे, 20 बढ़ा देंगे तो ये 590 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है हमारा एक्स निकल जाता है, ठीक। अब जो है ये सब कैसे आए हैं, इन्हीं के जोड़ का आधा, जैसे 580 600 6 5 11 1180 का 590 होता है आधा, ठीक है ना। तो चलिए देखें, अब यहाँ क्या होता है, जब हम कल्पित माध्य विधि यानी दूसरी विधि का उपयोग करेंगे, तो इसमें जो इसका सूत्र होता है माध्य का, एक्स बार बराबर बच्चों होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, और डी आई, और बटा कितना होता है, बटा होता है सिग्मा एफ आई, ठीक। ये होता है। यहाँ डी आई भी है तो डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई बराबर आपको सूत्र जब हम तीनों बताए थे उसमें बताया डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होगा यहाँ पर, तो ध्यान दें, यहाँ जो है ए मतलब होता है जो वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह एक्स आई, उसका मध्य पद। तो मध्य पद यहाँ कितना है, यहाँ मध्य पद बच्चों है 550, इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मध्य पद कितना है, 550 है, मध्य पद 550 है। तो ये जो है ए मान लेंगे। अब इसको जो है एक्स आई यानी इन्हीं के सभी पदों में, एक्स आई के सभी पदों में से घटाकर यहाँ लिखेंगे डी आई का मान। तो 510 में से जब 550 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 40, माइनस में कितना बचेगा। अब देखिए ये 40 ज़्यादा है, 40 कम है, और चूंकि इसको घटाया जाना है, देखिए 550 को एक्स आई में से, प्रत्येक एक्स आई में से घटाना है, तो माइनस में बचेगा। फिर यहाँ से अगर 530 में से 550 घटाते तो माइनस 20 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 550 में से 550 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक। कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 570 में से 550 घटाएंगे तो 570 जो है ज़्यादा है, तो प्लस में बचेगा कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो यहाँ बच जाएगा 20, ठीक। और 590 में से जब फिर 550 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 40, ठीक है ना, प्लस में, ठीक। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है डी आई, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ एफ आई जोड़ भी लीजिए, जोड़ कर लिख देते हैं एफ आई, क्योंकि यहाँ एफ आई लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई। तो देखिए जो है 4 2 6 6 और 8 14, 14 6 20, 20 के कितना हो जाएगा यहाँ 0, 2 हासिल बचा है, तो एक ये और एक 2 हासिल 3 हो गया, 2 हासिल और एक 3, 3 और 1 4 1 5, कितना हो गया ये 50, कितना हो गया बच्चों 50 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ एफ आई डी आई निकालते हैं। तो एफ आई डी आई क्या होता है, एफ आई डी आई
तो ये डी आई है और ये एफ आई है, तो यहाँ इसे गुणा करेंगे। तो देखिए 12 का -4 में गुणा करेंगे, 12 चौक 48 माइनस में 480, 12 चौक 48, ठीक है ना, माइनस में 480। और 14 का जब आप इसमें करेंगे 14 दूनी 28 से माइनस में 280 हो जाएगा, माइनस में 280। और फिर जब 8 का आप शून्य में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा शून्य। इसके बाद 6 का जब आप 20 में करेंगे तो 20 छक्का 120, ठीक है ना। इसके बाद जब आप 10 का 40 में करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 40 नहीं 40, 10 और 40 का गुणा 400 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, अब जो है क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या है, सिग्मा एफ आई और डी आई, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई, इसको जोड़कर यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला एक में जोड़ लेंगे और ये इसमें, तो ध्यान दे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 हो गया, 8 8 16 के 6 हो गया, 4 2 6 1 हासिल 7, 760 माइनस में, ठीक। और ये 120 और 400 520 हो जाता है, कितना हो जाता है, 520। अब दोनों का अंतर क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर 0 4 और कितना प्राप्त होगा 2, माइनस में 240 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में 240, ठीक। अब जो है यही मान जो है सिग्मा एफ आई डी आई का और सिग्मा एफ आई का मान इस सूत्र में रख देंगे, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दें, ए बराबर 550 है, ए बराबर क्या है 550 है, देखिए यहाँ लिखे हैं, और प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई कितना है -240 और बटा सिग्मा एफ आई मतलब 50, ठीक, ऐसे। अच्छा 50 से आप इसको काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा और -24/5 बचा है अभी, तो 5 जो है 5 से इसको जब 24 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4 बचा रहेगा, तो दशमलव लगा के जब 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, यानी कुल आ जाएगा ये 4.8 माइनस में 4.8, तो आपका 550 और प्लस माइनस 4.8, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको हटा लेंगे, लिखेंगे 550 माइनस 4.8, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दें, इसको घटाना हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखिए 550 और एक दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये दशमलव नीचे हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये वाला। अब घटाइए तो 10 में से 8 निकल गया 2, यहाँ दशमलव, यहाँ 9, क्योंकि हासिल यहाँ से यहाँ गया था, तो 9, 9 में से 4 निकल गया 5, और यहाँ कितना बचा आपका, एक हासिल गया था तो 4 और यहाँ 5, 5 तो कितना गया 45.2, यानी 20 कह सकते हैं, मतलब 545 रुपया जो है 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाता है आपका 545.2, इतना आया माध्य, क्या आ गया ये माध्य आ गया, किसका, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का ये माध्य आ गया, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, रुपए, ये कह सकते हैं अतः श्रमिकों क्या रह गया है, अतः श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य, ठीक है ना, बराबर रुपए कितना 545, रुपये 545.2, यहाँ शून्य भी आप लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पूरा हो जाता है। अब नंबर 3, इस प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। इसके बाद में कह रहा है माध्य जेब खर्च ₹18, यानी इस जो जेब खर्च है बच्चों का, उसका माध्य जो है दिया गया है ₹18 रुपये दिया गया है। कह रहा है लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बारंबारता वाले कॉलम में यफ यहाँ है, यहाँ कोई संख्या होना चाहिए, वही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, ये भी जो है छोटे छोटे आंकड़े हैं, चाहे आपका वर्ग अंतराल हो, चाहे यक्साई जो ये बारंबारता, एफ आई जो बारंबारता है, और जो है यक्साई भी छोटा आएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं,
इसको लगा लेते हैं हम लोग पहली विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो चलिए एक्स आई निकालते हैं। तो 11 और 13 कितना हो जाता है 24। 11 13 24 का आधा कितना होता है 12। 11 13 24, देखिए 11 प्लस कितना 13/2, यही हमें यहाँ रखना है, मतलब आधा। ये निम्न सीमा उच्च सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल का आधा। तो ये कितना हो जाता है 3 1 4 1 1 2/2 बराबर, ये कट के कितना आएगा 12, ठीक है ना। तो यहाँ 12 हो गया। अब जो है यहाँ 13 15 कितना होता है 28 होता है। 28 का आधा कितना होता है 14। 28 का आधा 14 हो जाता है, ठीक। अब देखिए 2 ये बढ़ा तो 2 अब साफ बढ़ता जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये अगला हो जाएगा 20 और अगला हो जाएगा 22 और फिर अगला हो जाएगा 24, ठीक है ना। और एफ आई यानी 12 सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा जोड़कर, तो यहाँ पर देखें 7 7 13 13 13 हो जाएगा 26। 26 और 9 कितना होगा 26 और 9 35 हो जाएगा। 26 और 9 35, ठीक है ना। 26 और 9 26 4 30 5 35, 35 और 5 40 और 4 44 और एफ है, तो ये भी हो जाएगा 44 और प्लस में एफ, प्लस में क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ एक्स आई निकाल ही लिए हैं, अब जो है एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो चलिए एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 12 7 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 84 और 14 छक भी 84 हो जाएगा। फिर 16 9 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक। 18 13 का गुणा, तो चलिए 18 13 का गुणा क्या हो जाएगा, तो 18 3 54 के 4 के हासिल 5, 18 कने 18 5 23 यानी 234, 200 हो जाएगा 34, ठीक है ना। इसके बाद में 20 और एफ का गुणनफल, 20 और एफ का गुणनफल क्या हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा गुणनफल, ठीक है ना। और 22 और 5 का गुणा 22 25 110 होता है, ठीक। और 24 चौका होता है 96। कितना होता है बच्चों 24 चौका 96, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है, तो ये सब जोड़ लेना है। तो करेंगे क्या बच्चों, यहाँ जो 20 एफ है इसको छोड़कर बाकी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे प्लस उसको रख लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें यहाँ पर 4 4 8 4 12 12 4 16 16 और 6 कितना होता है 22, कितना होता है 22 हो जाता है, ठीक। 2 हासिल अभी हम लोग का बचा हुआ है, अभी 2 हासिल बचा हुआ, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23, उसके बाद में इसको नहीं जोड़ेंगे 23 1 24 24 और 9 कितना होता है 24 9 33 33 और 2 ये जो बचा था 35, कितना हो गया 35। तो बचा कितना 3 बच गया, ठीक 3 बच गया यहाँ। तो यहाँ पर 1 ये और 2 3 3 और 1 4 4 और 3 कितना हो गया 7 700 कितना हो गया बच्चों 52 और प्लस हमारा अभी 20 एफ ये बचा है, क्या बचा है 20 एफ बचा है, 20 एफ बचा है, ठीक। तो अब जो है प्रत्यक्ष विधि से माध्य क्या हो जाता है, चूंकि यहाँ देखिए चूंकि माध्य सिग्मा एक्स माध्य एक्स बार बराबर क्या दिया हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर दिया गया है ₹18। कितना दिया गया है ₹18 दिया गया, ठीक। तो 18 रख लेंगे। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपका 700, कितना है 752 752 प्लस 20 एफ 20 एफ है, ठीक। और बटा कितना है बटा सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ है, 44 प्लस एफ है, ठीक है ना। 44 प्लस एफ है बराबर कितना है 18 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों इसको हल करेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ 752 और प्लस 20, ठीक एफ 20 एफ बराबर इसमें 18 और 44 का गुणा कितना हो जाएगा, तो 18 चौके 72 18 चौके कितना हो जाएगा 72 के 2 कितना बचा हमारा 7, ठीक है ना। 18 चौक 72 फिर हो जाएगा, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे इसका, ठीक है ना। तो 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79, ठीक। फिर 18 का एफ में होगा 18 एफ प्लस में हो जाएगा, प्लस में 18 एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे एफ वाला इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ये 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस ये 752 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें इधर तो आपका 2 एफ बच जाएगा, 2 एफ इधर क्या बच जाएगा ध्यान से देखेंगे तो
इधर बच जाएगा आपका 2 में से 2 निकल गया 0, 9 में से 5 निकल गया 4 और 7 में से 7 निकल गया कुछ नहीं। तो 2f बराबर क्या आ गया 40। तो f बराबर क्या आ जाएगा, आप ऐसे काट भी सकते हैं 2 और ये 20 बार में कट जाएगा, यानी f बराबर 20। ठीक है ना। तो हमारा जो लुप्त बारंबारता था वो क्या प्राप्त हो गया, f बराबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 20 हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इस प्रश्नावली का 14 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, ठीक है ना, और उसने हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। ठीक है ना। ये है उनके है, ये उनके है, क्या है उनके है, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68 जिनका है, इनमें 2 लोग हैं, और इसके बाद में 65 से 68 हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो है 2 लोगों की है। 68 से 71 4, 71 से 74 3, 74 से 77 8 और 77 से 80 7, 80 से 83 4 और 83 से 86 2 महिलाएं हैं। इस तरह से हैं। अब हमें ज्ञात करना है इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। और कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि, तो आप 3 विधियां आपको हम बताए हैं, 3 विधियों में से आप किसी भी विधि, अगर जो ऐसा लिखा गया कि उपयुक्त विधि या कुछ नहीं लिखा है कि किसी विधि से, केवल कह दिया माध्य, तो आप किसी भी विधि से निकाल दीजिए। वैसे तो अगर जो आप प्रथम विधि से निकालते हैं तो थोड़ा कम मान निकालना पड़ता है, नहीं तो एक्स आई निकालिए, उसके बाद में क्या है एक्स आई बार डी आई निकालिए, फिर यू आई निकालिए। खैर जानना तो तीनों विधियां जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में कह दिया गया, स्पष्ट कह दिया गया कि इसी विधि से निकालिए, यानी कि कल्पित माध्य विधि से निकालिए, पग विचलन विधि माध्य से निकालिए, तो जो है उसी से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आपको कहा है कोई विधि नहीं कहा है प्रश्न में, या ऐसा कह दिया उपयुक्त विधि, तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए इस सवाल का भी हम लोग हल जो है निकालेंगे कैसे, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है ना। अभी एक विधि आपको बचा है जो हम नहीं बताए हैं। तो चौथा क्वेश्चन है अभी आपका इस अभ्यास में, आपका कुल कितने प्रश्न है, 9 प्रश्न है 14 में। तो अभी इसके बाद 5 प्रश्न बच रहा है, पाँचों में हम जो है अंतिम विधि यानी पग विचलन विधि का भी प्रयोग 1-2 सवाल में करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है, निम्न वो क्या कहते हैं, सीमा 65 और उच्च सीमा कितना है पहले वर्ग अंतराल का 68, जोड़कर कितना हो जाता है 8 5 कितना हो जाता है 13, 8 5 13 और 6 6 12 1 13, 133/2। तो 2 कर लेंगे आधा, तो 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 बच्चे 10, 66 कितना आ रहा है बच्चों, 66 आ रहा है 5, 66.5। फिर अगला जो है 68 है, कितना है 68 है, और कितना है 71 है, जोड़िए 8 1 कितना हो गया 9 और 7 6 13, 139/2। तो यहाँ 2 छक 12, ठीक है ना, 1 बचा 19, 2 9 18 और 2 बच्चे 10। तो यहाँ देखिए 66 3 69, 3 3 का अंतर जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ जो है लिख लिए आप 69, कितना लिख लिए 69.5। अब 3 3 जो है बढ़ाते चले जाइए, 69 3 कितना होता है, 69 3 होता है 72, तो 72.5 हो जाएगा। यहाँ 75.5 हो जाएगा, यहाँ 78.5 हो जाएगा, यहाँ आपका 78 3 81.5 हो जाएगा। ठीक, कितने हो गए 2 2 4 2 6 1 बचा है 81 3 84 हो जाएगा 5। ठीक है ना। इस तरह से ये आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको तो आप एफ आई जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 4 28 2 30, ऊपर भी 30 कहा है, 30 महिलाएं हैं, 30 हो गया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो है एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो एफ आई एक्स आई में क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई गुणा करके रखते हैं। तो 5 दूना 10, 10 की कितना हो जाता है बच्चों 0, और जो है 2 छक 12 81 कितना हो जाता है 13, फिर 2 छक 12 1 13। ठीक है ना। 100 कितना हो गया 33, और 1 अंक बाद जो है यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 लग जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 4 का यहाँ गुणा कराए, 4 25 20, 4 25 कितना हो गया 20, 2 हासिल, और 4 9 कितना होता है 36, 36 2 38, 36 2 38, यहाँ 10 लग जाएगा, 38 3 हासिल, और 6 चौकी 24 3 27 278। ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों 3 का इसमें करेंगे, तो 3 बच्चे 15। ठीक है ना, 3 बच्चे 15 हो गया, 1 हासिल बचा। इसके बाद में 3 दूना 6 1 हो गया 7, और 3 7 21 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद 8 का गुणा इसमें होगा 75.5 में, तो जो है
8 25 कितना हो जाता है 40 हो जाता है, और एक यहाँ दशमलव हो गया, 4 हासिल बचा है। 8 25 फिर 40, 4 44, फिर 4 हासिल, 8 7 56 और 4 60। ठीक, फिर 7 का करेंगे इसमें, 7 का करेंगे इसमें 78.5 में, तो 7 25 35 के 5 और 3 हासिल, 7 8 कितना होता है 56, 56 और 3 कितना हो जाता है 59, 5 हासिल और 7 7 49, 5 54, 49 5 कितना हो जाता है 54। ठीक है ना। अब 4 का करिए 81.5 में, तो 4 25 कितना होता है 20, 2 हासिल, 4 कन्ने 4 2 6 और 4 8 32, 326 हो गया। ठीक, फिर अंतिम वाला 2 का जो है इसमें 84.5 में, 2 25 10, अच्छा यहाँ दशमलव लग जाएगा, अच्छा यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। उसके बाद में 2 चौके 8 और 1 हासिल जो बचा था 9, और इसके बाद में बच्चों इसको थोड़ा इकाई के नीचे इकाई रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जोड़ने वोड़ने में आराम रहेगा। ठीक है ना। 9 हो गया, 4 दूना 8 9, 8 दूना कितना हो जाता है 16। अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको अगर जो बच्चों उस जैसे कल्पित माध्य विधि या फिर जो है पग विचलन विधि से लगाया जाता है तो थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, लेकिन यह मान भी कहीं निकालना पड़ता है। सबसे आसान इसीलिए इसी विधि को माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल आपको एक्स आई निकालना है और एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब जोड़ते हैं। तो यहाँ जो इकाई के अंक पे 5 5 10, 10 की कितना हो जाएगा बच्चों 0, 10 की 0 हो जाएगा, एक हासिल हमारा बच्चा है बिना। अच्छा चलिए आगे, 8 3 11 11 7 18 18 4 22 22 22 9 31 31 और 6 37 37 और 9 9 कितना हो गया 46 46 1 47 47 के 7 कितना बच गया 4 हासिल बच गया। ठीक, इसके बाद में जो है 7 3 10 1 11 11 और 4 15 2 17 17 6 23 23 4 कितना होता है 27, 23 4 27 कितना बचा बच्चों जो है। अच्छा ये यहाँ दशमलव भी लग जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ दशमलव भी लग जाएगा, यहाँ कितना हुआ 27, 23 4 27 यानी कि बचा 2, 2 बचा है बच्चों। अब हम लोग जोड़ेंगे इकाई, ये 3 अंक जुड़ गया, अब लास्ट वाला अंक तो 2 1 3 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 3 19 1 20 और 2 22, 20 2 कितना हो गया 22, तो ये जुड़कर कितना आ गया बच्चों 2277। ठीक है ना, ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमें निकालना है क्या है, चूंकि जो है प्रथम विधि से एक्स बार बराबर क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2277 और 0.0 आप लिखें या ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, और बटा कितना है 30, बटा कितना है 30 है। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें जो है भाग दे देंगे। ठीक, भाग देंगे तो 30 से आप देखिए कितना भाग कई बार जाता है 2277 में। ठीक है ना, तो आपका यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 7 उतर जाएगा 177। ठीक है ना, 3 5 5 बार ले चले तो जो है 5 0 0 और 5 3 15। ठीक, तो 7 और यहाँ 2 27। ठीक है ना, अब जो है यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और जो है यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो कई बार चला जाएगा इसमें 3 9 बार ले चलें तो 9 0 0 और 9 3 27। तो इस तरह से बच्चों हमें प्राप्त हो जाता है 75.9। इसके बाद क्या प्राप्त हो जाता है 75.9। ठीक है ना, 75.9 प्राप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ क्या पूछा गया था महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या, इसलिए लिख सकते हैं महिलाओं, ठीक है ना, महिलाओं की प्रति मिनट हृदय स्पंदन की माध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा 75.9। ठीक है ना, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही देखेंगे बच्चों। अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से जो है प्रयास करेंगे कि 9 तक देखा जाए। ठीक है ना, तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर कर दें, ताकि जो है और बच्चे भी इस जो है इस अध्याय का सवाल लगाना सीख जाएं, जान जाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत करीब है। ठीक है ना, और अगर जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो है कोई भी वीडियो अगर जो अपलोड किया जाता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।